हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 29 डेट की वर्कशीट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने आज तो बहुत ही लेट वर्कशीट डाली है। तो बच्चों, आज मैम के घर में पूरे दिन लाइट नहीं थी। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ना। तो आज मैम के साथ यही हो गया, मैं वर्कशीट नहीं डाल पाई, पर मैं अभी डाल रही हूँ। और आप कल अपनी वर्कशीट अगर आपने कर ली है तो उसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपने लिखा है आंसर वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और ये कार्यपत्रक है 74। कौन से नंबर की वर्कशीट करने वाले हैं? 74। और ये कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम, फिर कक्षा व विभाग, फिर अध्यापक और अध्यापिका का नाम। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं दीपा मलिक के बारे में। और ये चित्र भी दिया हुआ है उन्होंने दीपा मलिक का। तो देखते हैं क्या है। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। किस दिन हुआ इनका जन्म? 30 सितंबर 1970 में। और कहाँ हुआ? हरियाणा में। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं, इंडियन। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। आपने पैरालिसिस तो सुना ही होगा, पैरालाइज हो जाते हैं बोलते हैं हम। वैसे ही क्या हुआ, दीपा मलिक का जो नीचे का हिस्सा है शरीर का निचला हिस्सा, वो काम करना बंद हो गया, वो सुन्न हो गया। और किस उम्र में? 30 की उम्र में, 30 वर्ष में, जब वो 30 इयर्स की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि अगर हम में हमारा दृढ़ निश्चय बहुत क्या है, स्ट्रांग है, अगर हम कुछ चीज सोच लें और वो करने लगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और उसके साथ साथ हमें किसकी जरूरत है? परिश्रम की जरूरत है। अगर हम सोच लें एक बार और उसके लिए मेहनत करें तो कोई भी चीज फिर पीछे नहीं हो सकती, हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें सोचना और उसके लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं। आप लोग भी स्कूल में जब कोई गेम्स होते हैं तो आप लोग को सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। वैसे ही उन्होंने जब खेला है देश के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हैं, तो उन्हें क्या मिले हैं? उन्हें खूब सारे पदक जीते हैं। जिसमें जो ये 33 दिया हुआ है, इतने स्वर्ण तथा 4 रजत पदक शामिल हैं। ठीक है। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो उन्होंने कब? 2016 में रियो पैरालंपिक्स में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने क्या जीता? शॉटपुट। ये एक खेल है, इसके बारे में मैं आपको नीचे बताती हूँ कि इसे कैसे खेला जाता है। तो इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है। फिर दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका। उन्होंने, तो जब शॉटपुट खेलते हैं उसमें एक बॉल होती है बहुत ही भारी, और वो गोला होता है, उसे फेंकना होता है। तो दीपा ने जो किया, कितने मीटर तक का फेंका? 4.61 मीटर की दूरी तक फेंका और दूसरे स्थान पर रही। तो उनकी क्या पोजीशन रही? सेकंड। वो दूसरे स्थान पर आई। पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली वो कौन सी महिला हैं? वो पहली भारतीय महिला बन गई। उनकी उपलब्धियों के कारण
भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। फिर 2017 में हमारे जो भारत सरकार है उन्होंने क्या दिया, दीपा मलिक को पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। इतना उनका जो निचला हिस्सा था वो काम करना बंद हो गया, फिर भी वो नहीं रुकी। तो हमारा अगर दृढ़ निश्चय बहुत स्ट्रांग है, अगर हम सोच लें, हम बना लें एक बार अपनी सोच कि हमें ये करना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता बच्चों। और ये हमारे लिए दीपा मलिक क्या है, एक प्रेरणा है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या दिया है। शॉटपुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो शॉटपुट ऐसा खेल है जिसमें एक बहुत भारी गोला होता है, उसे फेंकना होता है। जिसका गोला सबसे दूर गिरे वो क्या हो जाता है, वो जीत जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कितना आसान काम है, गोला फेंकना ही तो है। लेकिन वो गोला बहुत भारी होता है और उसको फेंकने के लिए भी टेक्निक चाहिए। तो मैं आपको चित्र द्वारा दिखाती हूँ शॉटपुट खेल कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, ये रही शॉटपुट की गेंद। ये कुछ ऐसी दिखती है और देखिए ये कैसे फेंकी जाती है। और यहाँ पे आपको ये दो पिक्चर ऑलरेडी वर्कशीट में दिए। देखिए ये शॉटपुट की गेंद है इनके हाथों में और ये फेंक रहे हैं उसे। आई बात समझ? ये देखिए ये गेंद कैसी दिखती है शॉटपुट की। यहाँ भी मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर पिक्चर है शॉटपुट की गेंद की। ठीक है, ये गोला है जिसे फेंका जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे है खिलाड़ी, यहाँ पे सारे खिलाड़ी इसी लाइन से फेंकते हैं। यहाँ से ये फेंकेंगे इस गोले को। ठीक है, इस गोले को जब फेंकेंगे तो कोई यहाँ तक फेंक पाता है, कोई इतनी दूरी तक फेंक पाता है, कोई और दूर फेंक पाता है। तो जो सबसे ज्यादा दूर फेंक पाएगा वो जीत जाता है। तो ऐसे खेला जाता है आपका शॉटपुट। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फाइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सूतली पिछले हफ्तों में बनाई गई से नापिए। यदि आपके पास सुतली न हो तो आप इंच टेप की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। अब आप क्या करना है, आपने ये गेम खेलना है। आप कैसे खेल सकते हैं, तो आप क्या करिए, कोई पुराना अखबार लीजिए या फाइल पेपर्स होंगे, जितने भी आपके रद्दी हैं, जितने भी पेपर्स खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं या जिनमें आपने लिखा है पुराने हो गए हैं और अब इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, उन सब को एक जगह रखिए और उनसे एक गोला बनाइए। तो सारे पेपर को लेके एक गोला बनाना है आपने। ठीक है, अब ये मैम का एकदम सीधा गोला तो नहीं बना, मैं आपको सीधा गोला बना के दिखाती हूँ। ठीक है, आप एक गोला बना लीजिए अपने इन चीज़ों से। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, फिर करना है आपने एक रेखा बनानी है। तो यहाँ एक रेखा बना लीजिए कि आप यहाँ से गेंद फेंकेंगे। ठीक है, आप यहाँ खड़े होंगे, यहाँ एक रेखा के पास, वहाँ से इस गेंद को फेंकेंगे। तो अगर आपकी गेंद मानो यहाँ से फेंक के यहाँ गिरी है, तो आपकी गेंद यहाँ से यहाँ तक गिरी है। तो आपने अब क्या करना है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको नापना है। वो कैसे नापेंगे, हमने पिछले हफ्तों में एक सुतली बनाई थी, तो उस सुतली की मदद से आप यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। और अगर आपके पास वो सुतली नहीं है, आपने नहीं रखी अपने पास संभाल के, तो आप मम्मी पापा से इंच टेप मांगिए और जिस लाइन में आप खड़े थे, जिस रेखा के पास खड़े थे और जहाँ पे जाके आपकी बॉल गिरी है वहां तक की दूरी नापिए। अगर बॉल यहाँ गिरी है तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए। बस इतना आपने इस प्रश्न में करना है और कुछ नहीं करना है। सूतली से दूरी नापनी है कि बॉल कहाँ जाके गिरी, जो गोला है वो कहाँ जाके गिरा आपका। ठीक है, आपको उस गेंद की और अपने जहाँ आप खड़े हैं वहां तक की दूरी नापनी है। तो आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया।
तो अब अगला प्रश्न है, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरा ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल से कैसे अलग है। तो आपका जो पैरा ओलंपिक खेल है वो ओलंपिक से कैसे अलग है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा ये पैरा ओलंपिक है वो कैसा खेल है। पैरा ओलंपिक खेल वो खेल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो आपके पैरा ओलंपिक खेल में कौन भाग लेते हैं? जो विकलांग होते हैं या जो मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, या जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ओलंपिक खेल की, तो जब हम आपके इस ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक खेल में वो भाग लेते हैं जो जिनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको शारीरिक रूप से जो विकलांग नहीं होते हैं या जो मानसिक रूप से विकलांग नहीं होते हैं, वो लोग ओलंपिक खेलते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैरी कॉम। आप सबने मैरी कॉम के बारे में सुना होगा। ये खेलती हैं ओलंपिक खेल। और पैरा ओलंपिक खेल कौन खेलता है? एक उदाहरण आपको दिया हुआ है पहले से ही आपके वर्कशीट में। तो जो उदाहरण दिया वो क्या है? दीपा मलिक। दीपा मलिक खेलती हैं पैरा ओलंपिक खेल, और ओलंपिक खेल मैरी कॉम। तो ये था इन दोनों के बीच का अंतर। पैरा ओलंपिक में कौन लोग खेलते हैं? जिनको शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से कोई परेशानी हो या विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। लेकिन ओलंपिक में कौन लेते हैं? जिन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये था इन दोनों के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी, और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो ये कह रहे हैं कि दीपा का जन्म 1970 में हुआ, और अब हमें बताना है कि 2016 में उनकी कितनी उम्र है रही होगी। तो 2016 में उनकी कितनी उम्र रही होगी? 2016 से 1970 को आपने करना है माइनस। जब आप इसको यहाँ से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी उम्र रही होगी। 6 में से 0 को घटाते हैं तो आपका 6 आता है। फिर यहाँ पे ये रहा, यहाँ से 2 को 1 यहाँ से हाथ चल गया तो ये 10, फिर इसे काटेंगे ये बना 9, और ये हो गया 11 यहाँ। तो 11 से 7 जब हम माइनस करेंगे तो बचता है 4। अब यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 9 हो गया 0, 1 में से 1 घटा 0। तो कितनी उम्र होगी उनकी? 46। 2016 में उनकी उम्र होगी 46। क्या करना है? कुछ नहीं, 2016 से 1970 को आपने माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, वैसे ही 2016 की निकाल ली। अब 2020 में उनकी क्या उम्र होगी बताना है हमें। 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी? तो बताइए कितनी होगी। यहाँ 2020 से हम माइनस कर देते हैं फिर से 1970। तो जब हम 1970 को घटाते हैं, यहाँ देखिए कितना आएगा। 0 में से माइनस किया 0, 0। ये यहाँ से 1 हुआ, इसने क्योंकि इसको दिया 1, ये बन गया 10। अब यहाँ से ये भी कटा, ये बना 9, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 12। ठीक है, अब 12 में से आपको 7 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो बताइए अभी कितने उनकी उम्र क्या है? 50 साल की है। अभी दीपा की उम्र क्या है? 50 साल। ओके बच्चों, बस इतना ही आपको पूछा गया था कि आपको उनको 2016 में उनकी क्या उम्र रही होगी वो बताना था, और 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी वो बताना है। तो 2020 में उनकी उम्र होगी 50 साल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी?
कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो आपने अब क्या करना है, अपनी मम्मी से पूछना है कि उनकी उम्र कितनी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। चलिए मानते हैं कि जो आपकी मम्मी है उनकी उम्र है 40 साल, ठीक है। और फिर आपको पता लगाना है कि दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी। अब हमें यहाँ पे तो पता ही है, हमें क्या पता है कि जो दीपा है उसकी उम्र अभी कितनी होगी, 50 साल। हमने पहले प्रश्न में निकाला था, दीपा की हो गई 50 साल, ठीक है। कितनी उम्र है दीपा की, 50। तो अगर आपकी मम्मी की उम्र है 40 और दीपा की उम्र है 50, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे अपनी मम्मी की उम्र, ये तो मैं आपको बस उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप बताएंगे किसकी बड़ी है और आपकी मम्मी बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो क्या दीपा, तो दीपा की उम्र आपने बताना है आपकी मम्मी से क्या है, बड़ी है। तो लिखेंगे दीपा की उम्र मेरी मम्मी से बड़ी है। अगर आपकी मम्मी की उम्र कहते हैं 60 है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, दीपा की उम्र आपकी मम्मी से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी मम्मी की उम्र पूछेंगे और फिर बताएंगे कि दीपा से आपकी मम्मी की उम्र छोटी है या बड़ी। कितने वर्षों का अंतर है, फिर आपको ये भी पता लगाना है कि कितने वर्षों का अंतर है। तो कितने वर्षों का अंतर आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। अगर दीपा की उम्र 50 है और आपकी मम्मी की उम्र है 40, तो इसको सबट्रैक्ट माइनस घटा देंगे, 0 से 0 0, 5 4 1। तो इसका मतलब दीपा जो है आपकी मम्मी से कितने साल बड़ी है, 10 साल। तो 10 साल का अंतर है दोनों की उम्र में। इसी तरह अगर आपकी मम्मी की उम्र 35 है तो 35 लिखिए और घटा के बताइए, ठीक है। और अगर मम्मी की उम्र 60 है तो आप क्या करेंगे, मम्मी की उम्र ऊपर लिखिए 60 और नीचे लिखिए दीपा की उम्र 50 और घटा दीजिए। तो कितने साल का अंतर हो गया दोनों के बीच में, 10 साल का, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये वाला भी प्रश्न आपका यहाँ पे पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं। तो आपको बताना है कि स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक कब मिलते हैं, कौन सी आपकी स्थान होनी चाहिए, कौन से स्थान पर आप आओगे तो आपको स्वर्ण पदक मिलेगा, रजत पदक मिलेगा और कांस्य पदक मिलेगा। तो ये देखिए, स्वर्ण पदक पहले स्थान पर आने पर मिलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल कब मिलता है, जब आपकी फर्स्ट पोजीशन होती है, तो पहले स्थान पर। फिर है रजत, रजत पदक जो है आपका वो है सिल्वर मेडल। कब मिलता है, जब आप दूसरे स्थान पर आते हैं तो आपको मिलता है रजत पदक। फिर है कांस्य पदक, कांस्य मतलब तीसरे स्थान पर आने पर मिलेगा और इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ये देखिए तीनों पदक आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और हिंदी में आपको दिया ही हुआ है स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। बस आपको बताना था कि आपकी कौन से स्थान पर आने पर आपको ये पदक दिए जाएंगे। पहले स्थान पर आएंगे स्वर्ण, दूसरे स्थान पर आएंगे रजत, तीसरे स्थान पर आएंगे तो कांस्य पदक आपको मिलेगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको दिया हुआ है कि दीपा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और कितने रजत पदक जीते हैं। तो 33 जीते हैं स्वर्ण पदक, ठीक है, 33 स्वर्ण पदक हैं। फिर दिया हुआ है कितने पदक हैं रजत, 4, तो 4 रजत पदक जीते हैं। अब हमसे बोला है कि कुल मिलाकर मतलब टोटल, इन टोटल, टोटल कुल मिलाकर कितने जीते हैं। तो
33 में आपने जोड़ना है 4। कुल मिलाकर कितने हुए ये बताना है, ठीक है। तो जब हमने 33 में 4 जोड़ा हमें मिल गया 4 3 7, तो ये हो गया 37। तो कुल मिलाकर कितने जीते हैं 37। आगे क्या पूछा है, 50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे। तो 37 तो वो जीत चुकी हैं, उन्हें 50 और मतलब टोटल 50 बनाने के लिए कितने और जीतने होंगे। तो क्या करेंगे, 50 में से आपको घटा देना है उन्होंने अभी तक जितने जीते हैं। जब हम ये घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना बचता है, 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया था 4, तो 4 3 1, ये हो गया 13। अगर वो 13 पदक और जीत जाती हैं तो टोटल मिला के कुल मिला के फिर उनके 50 पदक हो जाएंगे। उन्हें कितने और पदक जीतने हैं 50 बनाने के लिए, 13। ठीक है, बस इतना ही पूछा था। पहला प्रश्न था कि कुल मिलाकर कितने हैं, तो कुल मिलाकर उनके हो गए 37 और 50 बनाने के लिए कितने और जीतने होंगे, तो 50 बनाने के लिए 13 और जीतने होंगे। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आइए बच्चों आपका आखिरी प्रश्न देखते हैं। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो अगर आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, एक मेडल बनाएंगे और उनके नाम एक संदेश भी लिखेंगे। तो देखिए मैंने एक मेडल आपके लिए बनाया है आसान सा, आप ये देखकर बना सकते हैं। अगर आपको दूसरे तरीके का मेडल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। और आपको रंग भरना है, गोल्ड बनाना है, स्वर्ण पदक, जैसा बनाना है आप वैसा कर सकते हैं। फिर अब आपने संदेश भी लिखना है, तो या तो आप इसके बगल में एक डब्बा बनाइए, उसमें लिखिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप नीचे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे डब्बा बना के ही करना है। आप ऐसे कर लीजिए या तो इसी डब्बे को इसके नीचे बना दीजिए, क्योंकि डब्बा मैं इसलिए बोल रही हूँ आपका काम साफ लगेगा थोड़ा सा कि आपने इस डब्बे में अपना संदेश लिख के दिया है। और इस डब्बे को बाहर से किसी रंग से कर लीजिए, जैसे मैंने नीला किया, आप लाल ले लीजिए, पीला ले लीजिए। लाल मत लीजिए, लाल टीचर लेती है ना, तो पीला, पीला हल्का हो जाएगा। डार्क ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ऐसा कलर लेके बॉक्स बना के इसके नीचे लिख लीजिए। तो अब आप क्या संदेश लिखेंगे, तो आप ये संदेश लिख सकते हैं कि दीपा मलिक जो है वो हमारे लिए प्रेरणा है। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमें अपना दृढ़ निश्चय बनाकर रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो हमें अपना दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें मिलता है। फिर जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ ऐसे कार्य करें बड़े होकर कि हमारी वजह से, हमारे कारण हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, है ना। तो आपको जो सही लगे आप वो संदेश लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मैं आपको मिलूंगी अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय।